नमस्कार, मी निमेश वहाळकर. साप्ताहिक विवेक आणि महा MTB तर्फे आपलं स्वागत. भारतात कुठेही कुठलीही नैसर्गिक किंवा मानवनिर्मित आपत्ती आली तर सर्वात प्रथम या सगळ्या मदत कार्याच्या प्रक्रियेमध्ये मदतीसाठी पुढे जाताना दिसतात ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अनेक स्वयंसेवक. ही भारतात आपण ही सर्व परिस्थिती आतापर्यंत अनेक वर्ष पाहत आलेलोच आहोत. पण हेच चित्र युद्ध स्थितीत असलेल्या आणि जगाचं संपूर्ण लक्ष लागून राहिलेल्या युक्रेनमध्ये आज बघायला मिळते. आपण पाहतोय की भारत सरकार युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या सुटकेसाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न करत आहे आणि युद्धभूमीवरून या सर्वांना सुरक्षित स्थळी नेण्यासाठी या कामामध्ये एक मोठं योगदान हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातलं, संघ परिवारातलं एक महत्वाचं संघटन असलेल्या हिंदू स्वयंसेवक संघ, ज्याचं 150हून अधिक देशांमध्ये नेटवर्क आहे, अशा संघटनाकडून आणि सेवा इंटरनॅशनल सारख्या संस्थांकडनं यामध्ये मोठ्या प्रमाणावरती योगदान दिलं जात आहे. याच विषयावरती चर्चा करण्यासाठी युक्रेनहून अतुल सेठ हे आपल्यासोबत उपस्थित आहेत. अतुलजी हे हिंदू स्वयंसेवक संघाचे युक्रेन देश कार्यवाह आहेत. शिवाय युक्रेनमध्ये त्यांचा स्वतःचा मोठा व्यवसाय है. अतुल जी, साप्ताहिक विवेक और महा MTB की ओर से आपका स्वागत है। और सबसे पहले तो हम आशा करते हैं कि आप और आपका परिवार इस सभी परिस्थिति में सुरक्षित होंगे और जल्द से जल्द किसी सुरक्षित जगह पर भी पहुंचेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पूछना चाहूंगा कि ये पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे या न्यूज चैनल्स पे हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ विद्यार्थियों की शिकायतें हैं कि भारत सरकार हमारे लिए कुछ कर नहीं रही है या एम्बेसी से हमें कुछ सहायता नहीं मिल रही है, ये हमारा बहुत बुरा हाल हो रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय के द्वारा पूरी ताकत लगाकर ये इवैक्यूएशन की प्रोसेस चलाई जा रही है। तो अभी वहां पे यूक्रेन में ये ग्राउंड रियलिटी क्या या फिर वास्तव वहां का क्या है? निमेश जी, नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। जी, त्रासदी बहुत बड़ी है। हमने जब रशिया का पहली बार अटैक हुआ यूक्रेन पे, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप बनाया था लिमिटेड से लोगों के लिए। हमें उम्मीद थी कि हमें शायद जो संघ के संपर्क के 300-400 लोग हैं, जिसमें कुछ एक्टिव स्वयंसेवक भी हैं, लगभग जिनकी सूची 100 के अंदर है, उनकी सहायता के लिए हमें ग्रुप बनाया था कि 400-500 लोगों को मदद करनी होगी इवैक्यूएशन के लिए, फूड के लिए। दुकानों की सप्लाई बंद हो सकती है, शॉर्टेज हो सकती है और सब इलाकों में ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं ठीक भी रहेगा, ऐसी हमें आशा थी। लेकिन त्रासदी इतनी बड़ी होगी, इसके लिए ना यूक्रेन की जनता ना यूक्रेन की सरकार तैयार नहीं थी। यूक्रेन की जनता को तो ये लग रहा था कि रशिया की सरकार, पुतिन इतना बड़ा आक्रमण यूक्रेन पे कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही धर्म और लगभग एक ही भाषा, एक ही सभ्यता के लोग इधर रहते हैं, सीमा के दोनों ओर। और किसी भी तरह के यूक्रेन में रहने वाले विदेशियों को भी इतनी बड़ी आपदा का बिल्कुल किसी तरह का भी कोई आसार नहीं लग रहे थे। जितनी बड़ी आपदा आई, उसके बाद पहली बार कितने भारतीय नागरिक यूक्रेन में रहते हैं उनकी गणना शुरू की है एम्बेसी ने। कितने भारतीय छात्र यूक्रेन में पढ़ते हैं जिन्होंने कभी अपने आप को दूतावास के साथ या किसी भी संगठन के साथ अपने को रजिस्टर नहीं किया था, उनकी गिनती शुरू हुई। और वो गिनती जाकर लगभग 18,000 विद्यार्थी, 20 तक भी जा सकता है आंकड़ा, लगभग 18,000 विद्यार्थी और लगभग 5,000 के आसपास पेशेवर जो नागरिक भारत के यूक्रेन में रहते हैं, वो गिनती सामने आई जी। और यूक्रेन को बने हुए लगभग 31 साल हुए हैं, 32 साल। ये इस तरह की जनगणना यूक्रेन में पहली बार इस युद्ध के दौरान की गई। इस त्रासदी के लिए कोई भी तैयार नहीं था, मुश्किलें थी, विपरीत परिस्थितियां थी। लगभग आज 10 दिन होने को आए हैं युद्ध होने को। परिस्थितियां हर रोज बदली हैं जी। किसी दिन भोजन की कमी हो रही है, किसी दिन पानी की कमी हो रही है, किसी दिन ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रही है, किसी दिन हमले हो रहे हैं, मिसाइल्स रॉकेट्स गिर रहे हैं और आखिर के 3-4 दिन इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो ऐसी इमोशंस में विपरीत विचार भी आ सकते हैं, इसमें आते ही है। अपने घर में शादी विवाह होता है तब भी विपरीत विचार कुछ लोगों को आते हैं। लेकिन हमने जो देखा है, विश्व में लगभग 190-200 के आसपास देश है, किसी भी देश ने इतने बड़े लेवल पर बचाव कार्य सरकार के तौर पर नहीं किया है। जिन्होंने 3 इवैक्यूएशन फ्लाइट चलाई,
जिसमें से एक फ्लाइट आके विद्यार्थियों को लेकर गई। उसके बाद यूक्रेन का स्काई बंद कर दिया गया, फ्लाइट्स ना आ सकेंगी ना जा सकेंगी। उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर अंदर भारत के 4 मंत्री यूक्रेन के बॉर्डर से लगते 4 देशों में आकर बैठे कि उन देशों में इवैक्यूएशन हो सके। ऐसा भी किसी भी दूसरे देश के ने ऐसा किया है प्रयास, ऐसा हमारी निगाह में सामने नहीं आता है। तो जहां तक हिंदू स्वयंसेवक संघ की बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने युद्ध की जब बातें शुरू हुई और आक्रमण की बातें शुरू हुई, हमने तभी कुछ अपना हेल्पलाइन क्रिएट किया सोचकर कि ये 400-500 लोग का काम होगा। लेकिन जब संख्या सामने आई तो हमारी रातों की नींद हराम हो गई थी कि इतना बड़ा लोड हम सह नहीं पाएंगे। उसके बाद ये बात हमारे सेवा इंटरनेशनल, HSS यूरोप तक भी पहुंची। वहां के स्वयंसेवक, वहां के कार्यकर्ता फटाफट हमारे साथ लगे बिना समय व्यर्थ किए हुए, जिसमें सेवा इंटरनेशनल, HSS नॉर्वे से लेकर, नॉर्वे यूक्रेन से थोड़ा दूर है, पोलैंड जो बिल्कुल साथ लगता हुआ देश है, साथ बीच में 10 देशों के और स्वयंसेवक आ गए, नॉर्वे से लेकर पोलैंड तक। सभी इस वक्त सेवा कार्य में, कोई हेल्प डेस्क बनाकर, कोई सांत्वना कॉल्स देकर 60 से अधिक स्वयंसेवक इस कार्य में दिन रात लगे हुए। जी, तो अतुल जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे आपने उल्लेख किया, हिंदू स्वयंसेवक संघ और सेवा इंटरनेशनल जैसे संगठनों का ये इवैक्यूएशन के प्रोसेस में जो कंट्रीब्यूशन है उसका स्वरूप एग्जैक्टली कैसा है, और ये भारत सरकार के साथ या विदेश मंत्रालय के साथ हमारा किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन है और उसके माध्यम से हम कैसे काम कर रहे हैं अभी यूक्रेन में? जी, भारत सरकार के साथ इटसेल्फ तो नहीं, लेकिन राजदूतावासों के साथ हमारा संपर्क बना रहा। इवैक्यूएशन के समय से कुछ समय से पहले प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो ज्यादातर प्रॉब्लम्स विद्यार्थियों को आई जो एक्टिव तो है, लेकिन उनको यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं आती है, स्थानीय अपने स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल के अलावा स्थान नहीं मालूम होते हैं, शॉपिंग के अलावा। उनके लिए बड़ा भयावह दृश्य था। इवैक्यूएशन से पहले उनको खाने पीने की शॉर्टेज हो गई। तो सबसे पहले हमने पता करते गए, फॉर्म्स भरवाए और फोन करते गए, ये पता किया किसके पास खाने को क्या है, किसके पास खाने को बिल्कुल नहीं है। उनका दूर बैठकर ही आपस में कॉन्टेक्ट करवाया कि उनके पास पानी अधिक है, उनसे पानी लो, उनके पास भोजन अधिक है, उनसे लो। हमारे स्वयंसेवक भी खुद को बचाव करते हुए दूसरों के बचाव कार्य में लगे हुए थे। उसके बाद भोजन त्रासदी के बाद इवैक्यूएशन की प्रॉब्लम आ गई। इवैक्यूएशन में स्टूडेंट्स कहाँ चलते चलते शहर में घूमते घूमते कहाँ फंस गए, मिसाइल गिर गई, कोई सुपरमार्केट में फंसा है, कोई मेट्रो स्टेशन के अंदर फंसा है, वहीं के वहीं फंसे रह गए। हमारी हेल्प डेस्क में फोन आते रहे और हम सरकारी एजेंसियों, न्यूज चैनल भी देख रहे हैं, हम बस ऑपरेटर्स को के टच में भी आए, हम मिनी बस ऑपरेटर के टच में भी आए, कौन कहाँ से उठा सकता है, किसको फोन करना है, क्या रेट बनना है, वो सब उनको पहुंचाना वहां पे। और कोई भारतीय विद्यार्थियों को यहाँ की स्थानीय भाषा का ज्ञान ज्यादा नहीं हो पाता है, तो उनको स्थानीय भाषा से खबर लेके उन तक पहुंचाना। ये अभी 6 घंटे वहीं बैठे रहो, कर्फ्यू शुरू हो गया है, बाहर मत निकलिए, शेयरिंग शुरू हो गई है, इस तरह का सारा उनको सूचनात्मक सारा वो दिया। उसके बाद उनके स्थानों पर जहां संभव हो सका, कहीं किराए की बस पहुंचाई गई, चार्टर्ड बस, कहीं मिनी वैन पहुंचाई गई, और उनको वहां से निकाल कर 15-20 किलोमीटर से लेके 600-700 किलोमीटर तक के वाहन उनको उपलब्ध करवाए। जी, अतुल जी, इस पूरे कार्य में ये स्थानिक मतलब यूक्रेनी नागरिक या यूक्रेन की सरकार, इनसे आपको किस प्रकार की मतलब कुछ सहायता मिली है या नहीं मिली है, उनके साथ कुछ कोऑपरेशन मिला है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय सरकार तक तो हमें पहुंचने का अभी तक अवसर नहीं पड़ा, लेकिन स्थानीय लोगों का पूरा मिला है सहयोग। हमने अपने स्थानीय हर सेंसर का कहीं ना कहीं कांटेक्ट है। अगर कोई पानी की डिलीवरी स्टूडेंट्स को दे सकता था, उन्होंने हेल्प की है। अगर किसी ने कोई सूचना पहुंचाने का, कहीं भोजन पहुंचाने का, किसी ने बस अवेलेबल करवाने का भागने के लिए, जो हो चुका है हमने वो सारे स्थानीय कांटेक्ट ही यूज किए और स्थानीय लोगों ने उसमें मदद की। जी, तो अभी ये आज की स्थिति देखते हुए और आने वाले दिनों में अभी ये यूक्रेन का पूरा चित्र कैसा रहेगा, आपको वहां पे क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, और इसके हिसाब से हमारे इस पूरे कार्य की आगे की योजना क्या रहेगी? निमेश जी, ऐसा है, यूक्रेन के कुछ शहर बुरी तरह से तबाह कर दिए गए। इनमें मेन नाम है राजधानी कीव और 2 बड़े एजुकेशन सेंटर, खार्किव और सुमी।
इनकी कितना लॉस हुआ है, कहाँ तक नुकसान हानि हुआ है, इसकी अभी कैलकुलेशन भी सरकार नहीं कर पा रही है। युद्ध चल रहा है। खार्किव में लगभग 6,000 विद्यार्थियों को और सुमी में लगभग 1,000 विद्यार्थियों को इवैक्यूएशन करना है, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कुछ शहर के बाहर सब अर्बन जगह में आके बसे हैं, कुछ सुमी में अभी तक फंसे भी हुए हैं। तो युद्ध के नुकसान का अभी तक आकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि युद्ध अभी चल रहा है। सुनने में आ रहा है स्थानीय लोगों से, मैं खुद भी कल ही सेवा कार्य से थोड़ा सा अलग होकर अपने स्थान मुझे छोड़ना पड़ा, दूसरे नगर में आना पड़ा है। मैं लगभग अभी तक 24 घंटे से घर से निकला हुआ हूँ, जिनमें हम दिन में ड्राइव कर सकते थे और रात को ड्राइव नहीं कर सकते थे, कर्फ्यू था। तो आज मैं अपने घर से लगभग 800 किलोमीटर दूर पहुंच चुका हूँ परिवार के साथ। ओके। और जिसमें हमारा वेस्ट बॉर्डर की तरफ, जी वेस्ट बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ईस्ट में काफी डिस्ट्रक्शन हो चुका है। तो हम रास्ते में भी आते आते लोकल लोगों से संपर्क करते गए कि क्या हुआ है खार्किव में, क्या हुआ है सुमी में। तो काफी बता रहे हैं खार्किव नष्ट हो चुका है। ओके। मतलब मैं वो वर्ड्स नहीं यूज करना चाहूंगा, इतना बुरा बताया है, लेकिन दिल अभी भी मानता है। उस शहर में मेरा लगातार आना जाना है, मेरा पर्सनली उस शहर में बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट भी है। मेरा दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि वो शहर पूरा नष्ट हो गया होगा। लेकिन अगर कुछ मेन बिल्डिंग, मेन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस, मेन मार्केट्स भी अगर डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, तो उसको भी हम पूर्ण बर्बादी ही मान सकते हैं काफी हद तक। और पूरी बर्बादी का आकलन तो होगा, लेकिन बीच में काफी त्रासदी में टचिंग मोमेंट्स बहुत आए सारे सेवा कार्य में। कई ऐसे क्षण आए जब स्टूडेंट बोलते हैं कि जी हम मेट्रो बंकर में फंसे हुए हैं और 6 घंटे से फंसे हुए हैं, हमें हॉस्टल छोड़ने के लिए बोल दिया गया है कि आज 6 बजे तक खार्किव छोड़ दीजिए, और अब 6 बज चुके हैं, हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, बाहर कर्फ्यू भी लग गया है। हमने पैदल 12 किलोमीटर मार्च करके शहर छोड़कर गांव में जाने का सोचा था। अंकल हम बाहर भी नहीं आ सकते हैं, आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है, कुछ कीजिए। और हम उनसे 250 किलोमीटर दूर बैठ के उनको सांत्वना देने की, उनको मैप से गाइडलाइंस देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर कर्फ्यू भी लग चुका है और बॉम्ब शेलिंग भी हो रही है। ऐसे में हमें दिल भी रो रहा था और आंखें भी रो रही थी। मुझे अभी बताने में मेरा गला रूंध रहा है कि 100 के आसपास बच्चे एक बंकर में फंसे हुए बैठे हैं, और कई मोमेंट्स पे हम उनकी चाह कर भी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि बमबारी भी हो रही है, कर्फ्यू भी लग चुका है, और वो लोग मिट्टी में धंस के मर भी सकते थे ऐसे में बंकर में बैठ। ऐसे से क्षण आए हैं। आगे की क्या गतिविधि होगी, हमारे अब यूरोप के बहुत से लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। स्टूडेंट्स का इवैक्यूएशन अभी बाकी है, उसमें हमें लगे रहना है, और युद्ध बंद होने की इंतजार है। और हमें लगता है सेवा कार्य युद्ध खत्म होने के बाद भी चलता रहेगा, प्रारूप बदलेगा, काम करते रहना पड़ेगा। जो आपने वर्णन किया वो सुनने में भी बहुत कष्ट देने वाला है। और जैसे कि आपने बताया कीव हो या खार्किव में, जहाँ पे ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी रहते हैं, तो इनके इवैक्यूएशन के इस प्रोसेस में भारतीय विद्यार्थी हो या नागरिक हो, ये हमने HSS ने आज तक ऐसे कितने विद्यार्थियों के इवैक्यूएशन में खुद का कंट्रीब्यूशन किया है या उनकी कुछ सहायता की है, और उसका स्वरूप कैसा है? हाँ जी, हमने अपनी तरफ से लगभग 350 विद्यार्थियों का खुद HSS ने सेवा इंटरनेशनल के साथ मिलके दिनीप्रो से, अगर आपको नोट करने हैं शहरों के नाम, दिनीप्रो से और विनित्सा करके एक नगर है, उनको इवैक्यूएशन किया। उनको बसों के लिए नंबर ढूंढे गए, बस के ड्राइवरों से बात की, और जब बस के ड्राइवर शॉर्ट लिस्ट हो गए कि उनको जहां मैं बैठ के काम कर रहा हूँ वहां नहीं बुलाना है, जहां स्टूडेंट्स बैठे हैं वहां पहुंचाना है, ड्राइवरों से बात करके ये मतलब ग्रास रूट लेवल से काम शुरू हुआ। सबसे पहले डाटाबेस में, कंप्यूटर से, इंटरनेट से बस को ढूंढना, उस के लायक ढूंढना जो इतने दूर जा सके, कंफर्टेबल हो, 50 सीट्स कम से कम हो। शॉर्टलिस्टिंग करके 10 नंबरों में से सिर्फ 3 जाने को तैयार है, उन 3 का नंबर स्टूडेंट्स को देना, उनका एक कोऑर्डिनेटर निमित करना, उस कोऑर्डिनेटर से ड्राइवर की बात करवाना, फिर एक से बात करना, फिर वो कोऑर्डिनेटर सबसे पैसे इकट्ठा करेगा, वो बस में बोर्ड होंगे, फिर लगातार उनके टच में रहना, कहाँ पहुंच गए हो। उनको भी आखिरी गंतव्य पहुंचने में बीच में एक नाइट स्टे भी है, नाइट स्टे कहाँ करेंगे। उस नगर के स्वयंसेवक से कांटेक्ट किया गया कि आपके नगर में 3 से 4 घंटे में बस पहुंचने वाली है, 50 विद्यार्थियों को लेकर या 90 विद्यार्थियों को लेकर 2 बसें पहुंचने वाली हैं, अपने अपने नगर में कुछ इंतजाम हो सकता है क्या नाइट स्टे का। तो उस स्वयंसेवक ने फटाफट जाकर किसी गैर सरकारी या सरकारी संस्थान से
इस्कॉन टेम्पल से, किसी चर्च से बात किया, कभी इस्कॉन टेम्पल तो कहीं चर्च ने उनको रात की शरण देने की बात की, उस सेवका का अगला कार्य है पहले नाइट स्टे का इंतजाम करना, फिर उनके लिए चादर कंबल का इंतजाम करना, वो लोकल लेवल पे किसी संस्था से किया या अपने घर से किया। उसके बाद उनको 2 समय, आने के समय और सुबह उठने के बाद जाने के समय भोजन देना है, इसकी तैयारी करनी है। कुछ भी अच्छा ना हो सके फिर भी दाल चावल घी डाल के देना है। 90-100 लोगों का, कहीं 50 लोगों का, ऐसी तैयारियां संघ सेवकों ने अपने दम पे की जी। हमें उम्मीद है कि कभी ना कभी फंड्स भी जनरेट होंगे, फंड्स भी प्रेरणा आएंगे। अभी संघ सेवक तन मन और अपना धन लगाकर काम कर रहे हैं जी। और इस तरह से उनको आगे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत से संघ सेवक पोलैंड और अधिकतर रोमानिया बॉर्डर से यूक्रेन इवैक्यूएट कर चुके हैं। ओके अतुल जी, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि बताया जाता है कि हम यहाँ पे भारत में कई सारे प्रांत या भाषा या जाति के भेदों से विभाजित होते हैं, लेकिन जब विदेश में जाते हैं तो हम एक भारतीय होते हैं। और खास करके ऐसे समय में जो जानलेवा हो सकता है, इतना डेंजरस हो सकता है, उस समय में ये भारतीय होने की भावना, इसका रिफ्लेक्शन आपको वहां पे किस तरह से हमारे भारतीय नागरिकों में दिखाई दे रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है निकेश जी आपका। वो एकदम प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है कि अनेकता में एकता, भारतीय की विशेषता। ऐसे में कोई धर्म जाति भेदभाव सब छोड़कर हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का और जाति तो पूछने का मतलब ही नहीं है, तो सबकी सहायता की गई। कई बार लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि भैया हमारे मुरादाबाद का कोई विद्यार्थी है मिले तो बताना, कोई बोल रहा है हमारे कोई महाराष्ट्र का तो बताना। तो हमने केवल ये बोला कि जी हम कोई मुरादाबाद या महाराष्ट्र नहीं देख रहे हैं, हम केवल ये देख रहे हैं कि भारतीय है और यूक्रेन के किस नगर में फंसा है, कहां से निकालना है। डाटाबेस में हमारे पास यही डाटा है। वो भारत में किस नगर का है इतना भी नहीं देख रहे हैं, नगर राज्य भी नहीं देखा जाएगा। हम देख रहे हैं कि यूक्रेन में किस नगर में फंसा है और क्या नाम है और क्या सा कॉन्टेक्ट नंबर है। केवल 3 चीजों हमने अपने फॉर्म में भी भरवाया, गूगल फॉर्म सबके भरवाया था ताकि डाटा बनता रहे। उसमें हमने जो सेग्रीगेशन की वो भी यूक्रेन के नगर के हिसाब से की, भारतीय नगर या राज्य या किसी और विशेषता के आधार पर उनका सेग्रीगेशन नहीं किया गया। अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद साप्ताहिक विवेक और महा एमटीबी के साथ इस संवाद के लिए। आणि आपण अशा प्रकारे बघितलं की युक्रेनमध्ये काय भीषण परिस्थिती आहे, त्याबद्दल बाहेर काय चित्र रंगवलं जात आहे, त्याच्याबद्दलचं वास्तव काय आहे। संघ परिवार आणि त्यांचे कार्यकर्ते स्वतःहून पुढे येऊन उत्स्फूर्तपणे या सगळ्या मदत कार्यामध्ये, या इव्हॅक्युएशनच्या कामामध्ये कशा प्रकारे स्वतःचं योगदान देत आहेत। आज आपण इथेच थांबूयात आणि असा विश्वास व्यक्त करूयात की लवकरात लवकर ही सर्व परिस्थिती निवळेल आणि आपले सर्व भारतीय विद्यार्थी किंवा नागरिक लवकरात लवकर सुरक्षित ठिकाणी पोहोचतील, असा आपण विश्वास व्यक्त करूयात। धन्यवाद।